Hello and namaste. Today we have with us Dr. Ramesh Raina. He's a very well-known author, I would say, poet, political commentator, TV debater. He's been the former president of All India Kashmiri Samaj, correct? Am I right in this? And so we were planning to do this for a very long time. So today we decided to do it. We are going to talk about a very historic, a very milestone in the Kashmir's political landscape. An episode that happened around 100 years ago, I think. 100 साल हो चुके होंगे. Yes, almost Yeah, 100 years and 95 years. 95 years and still continuing. पर सेंचुरी तो बनी जाएगी. कुछ हुआ नहीं उस पर, तो देखते हैं हम लोग क्या करते हैं. It is 13 July 1931, which is called Butt Loot Day. Butt Loot Day मतलब but to the Kashmiri Pandits. Loot जिनको लूटा हमारे. Our houses were looted by fellow neighbors. पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा हो गया था, एंड दिस इज बिफोर 1947, पार्टीशन से पहले. सो हियर वी आर. लेट्स जस्ट टॉक अबाउट सर. ये जो बट लूट डे है 13 जुलाई 1931, क्या है इसके बारे में? मैं थिंक ऑफ मी एज अ लेमैन, यंग कश्मीरी, बट पता नहीं है. इसके आप बताइए इसके बारे में क्या है. सबसे पहले आदित्य, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दे दी यहाँ आपके प्लेटफॉर्म से उस दिन की बात करें जो एक हिस्टोरिक डे था, और इस दिन कश्मीर की टोटल सियासत चेंज हो गई थी. इट चेंज द फेस ऑफ कश्मीर, नॉट ओनली पॉलिटिक्स, फेस ऑफ कश्मीर एंड हिस्ट्री ऑफ कश्मीर. जो लोग बताते हैं और जो ओरल हिस्ट्री हमारे पास है और जो अवेलेबल अकाउंट्स है, ये बताते हैं कि दैट इट वाज अ कॉन्स्पिरेसी बाय ब्रिटिश डीप स्टेट. ऐसा हुआ था 1930 में, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई थी, जो प्रिंसली स्टेट्स इंडिया के उनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे, और उनको रिप्रेजेंट करा था महाराजा हरि सिंह, JNK के किंग, तो देन किंग ऑब्वियसली महाराजा हरि सिंह. तो महाराजा हरि सिंह ने वहाँ पर एक जो पॉइंट रखा वहाँ पर, वो था कि दैट ब्रिटिशर शुड लीव इंडिया एंड गिव इंडिपेंडेंस टू इंडिया. ये उन्होंने तर्क रखा वहाँ पर और बड़ा स्ट्रांगली इसको प्लीड किया, एंड इट वाज टू द डिसलाइकिंग ऑफ ब्रिटिशर्स. तो उसके बाद उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट कर दी कि हम इसको कैसे वीकन करें. और उस वक्त एक ऐसा एक नैरेटिव चला था, हिंदू किंग एंड मुस्लिम सब्जेक्ट्स. तो इसको चलते हुए एक नैरेटिव बिल्डिंग हो रही थी, नैरेटिव सेटिंग हो रहे थे और परसेप्शन बिल्डिंग्स हो रहे थे, जिसमें ये कहा जाता था कि भाई मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है और काफ़ी ऐसे हो रहे हैं. और उसमें जो बहुत सारा हिस्सा, बहुत सारा पार्ट, जो एक्टिव पार्ट हुआ, वो मुस्लिम प्रेस फ्रॉम लाहौर था. और जो मुस्लिम प्रेस लाहौर के थे, उन्होंने मुस्लिम प्रेस में काफ़ी एंटी महाराजा लिखा, काफ़ी लिखा कि भाई उनके साथ जुल्म हो रहा है कश्मीरी मुस्लिम्स के साथ. और यहाँ तक कि जो कश्मीर में उनकी एंट्री हो गई, धीरे धीरे लोगों में एक परसेप्शन बिल्ड होने लगा, और इसके चलते हुए महाराजा ने उन पे बैन लगा दिया. और इसके आगे की जो कहानी है वो हम आगे चल के बताएंगे, लेकिन ये क्रक्स है कि that it is said that it was a part of conspiracy by British deep state. जो कि ऐसा नहीं है. है अच्छा, ब्रिटिश, दिस इज ऑल डन बाय ब्रिटिश. ब्रिटिश ऑफ मुस्लिम्स. मुस्लिम्स, देखिए सब्जेक्ट्स तो मुस्लिम ही थे ना. और जो उसके बाद की जो क्रम स्टार्ट हुआ, कहाँ से एक्चुअली ये हुआ. मेरा बेसिकली इस पे मैं प्रो स्टे कर रहा हूँ कि पीपल से कि ब्रिटिश के टाइम पे तो हिंदू मुस्लिम का कोई प्रॉब्लम था नहीं, वो ब्रिटिश ने क्रिएट किया.
ब्रिटिश कैसे क्रिएट कर पाएंगे जब ऑलरेडी देयर मस्ट हैव बीन अ सीड देयर? देखिए, सीड कहाँ से होता है? सीड तो क्रिएट किया जाता है। जहां पर आपको एक कहने कि उन्होंने एक मिस्टर लैंग हुआ करते थे, उन्होंने उसको भेजा कश्मीर में टू सी कि दैट हम वहां पर डिस्टर्बेंसेस कैसे करेंगे। और सबसे जो अवेलेबल रिसोर्स उस वक्त था डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए, एक रीडिंग रूम पार्टी बन गई कश्मीर में। रीडिंग रूम पार्टी का गठन कैसे हुआ? ये जो कश्मीर के मुस्लिम जो पढ़े लिखे लोग थे, उनको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भेजा जाता था पढ़ने के लिए, और वो पढ़ते थे। स्कॉलरशिप महाराजा उनको देता था, और महाराजा के स्कॉलरशिप पे वहाँ पर वो सकते थे। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हब ऑफ पॉलिटिक्स उन दिनों था। अभी भी और आता है। हाँ, उस वक्त ये था कि उस वक्त उनका ब्रेन वॉशिंग हुआ करता था, और उस वक्त एक ऐसे ऐसे डिबेट्स होते थे, जैसे मैंने बताया पहले ही में ओपनिंग रिमार्क्स, जो आर्ग्यूमेंट था हिंदू किंग एंड मुस्लिम सब्जेक्ट्स, और इसको चलते हुए वहाँ पर वो आते थे। और जब वो कश्मीर आए, कश्मीर में एक रीडिंग पार्टी का गठन हुआ। वो रीडिंग पार्टी का गठन कैसे हुआ, उसके पीछे भी एक ये है, जो हमारे शेख साहब चीफ मिनिस्टर, बड़े पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर ऑफ जेड के रहे हैं, और उन्होंने रीडिंग रूम पार्टी का गठन किया। वो इसलिए किया कि उनको एक ग्रीवेंस थी। वो ग्रीवेंस ये थी कि वो एमएससी करके आए थे और उनको लेक्चरशिप नहीं मिला स्टेट गवर्नमेंट में। तो इस ग्रीवेंस के चलते हुए उन्होंने एक रीडिंग रूम पार्टी का गठन किया। और ये जो रीडिंग रूम पार्टी है, ये रीडिंग रूम पार्टी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हुआ, जो जुलाई 31 के वाक़या हो गए, जो वारदात हो गए, जो एंटी हिंदू राइट्स हो गए, जो बट लूट हो गया, उसमें रीडिंग रूम पार्टी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैंड है। तुम अगर सिंपल शब्दों में मैं जानना चाहूँ, तो ये जो राइट्स थे 13 जुलाई की, इसमें मेन हाथ किस किस का था? अगर आप इफ यू कुड नेम द मेन परपेट्रेटर्स। देखिए, इसमें जो था एक इसके पीछे एक अब्दुल कादिर हुआ करते थे। अब्दुल कादिर वाज अ कुक ऑफ ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर। वो यूरोप से छुट्टी लेके आया था, वो उसको खाना वगैरह पकाता था। और वहाँ पर ऐसा हुआ था, महाराजा ने इनको बोला था कश्मीरी मुस्लिम्स को कि भाई आपकी जो भी ग्रीवेंसेस है, आप अपने लोगों को कुछ इलेक्ट कर दीजिए, कुछ नुमाइंदों को बना दीजिए, और हम उनसे बातचीत करेंगे और आपकी ग्रीवेंसेस जितनी है उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे एक मीटिंग हो रही थी, और उस मीटिंग में शायद 20 जून को शायद ऐसा हुआ था, वो मीटिंग हो रही थी वहाँ पर। और मीटिंग में उन्होंने सिर्फ नुमाइंदे चुनने थे, और वो नुमाइंदे उन्होंने चुने। तो ऐसे में ये जो अब्दुल कादिर था, अब्दुल कादिर वहाँ पर पहुँच गया जब when the meeting was about to get closed, closing time पे आ गया। He made a fiery speech, एक seditious speech जिसको बोलते हैं fiery speech, कि हमें महाराजा को हटाना होगा। महाराजा के पास अगर बंदूक है, गन है, तो हमारे पास पत्थर है, हमें उसको पैलेस से निकालना पड़ेगा। और बड़ा seditious ये जो उसने लेक्चर ले लिया, पैशंस इससे इंक्रीज हो गए। और महाराजा ने इस अब्दुल कादिर को अरेस्ट किया ऑन सेडिशियस चार्जेस। और जब इसमें कोर्ट प्रोसीडिंग्स हो गई, तो लोगों का इंटरेस्ट इसमें बढ़ने लगा। और जैसे मैंने बताया, जो नॉन कश्मीरी प्रेस लाहौर था, उन्होंने भी इसको उछाला, और लोग इसको देखने चले गए, और लोगों का हजूम बढ़ने लगा। तो ऐसे में जो जुडिशरी वहाँ पर थी, उन्होंने फैसला किया कि भाई हम सेंट्रल जेल में इसकी प्रोसीडिंग्स करेंगे, क्योंकि लोगों का आना जाना है, तो वहाँ पर ये ऐसा नहीं होगा। तो 13 जुलाई को उसको सुनवाई होनी थी वहाँ पर। जब 13 जुलाई को सुनवाई होनी थी, वहाँ पर एक बहुत बड़ा हजूम आया वहाँ पर लोगों का। उन्होंने जेल को तोड़ने की कोशिश की कि भाई हम भी पार्टिसिपेट करेंगे। जो वहाँ की जुडिशरी उस वक्त थी, जो जज साहब सुन रहे थे वहाँ पर उसका केस, उसने अलाउ ऐसे नहीं किया। तो वहाँ पर जब लोगों ने पत्थर बरसाए, बाकी कुछ बरसाए, तो जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी था, उनको क्राउड कंट्रोल करने के लिए इकदाम करने थे, और इकदाम में 22 लोग मर गए। और जो 22 लोग मर गए, उनका जनाजा उन्होंने ऐसे ही सिटी में ले लिया, और सिटी में पैशंस इंक्रीज हो गए। वहाँ पर 3 कश्मीरी पंडितों को मारा गया, और 163 घायल हो गए। वहाँ पर महाराजगंज में लूट हो गया, विसारनाथ में लूट हो गया, शोपियान से भी वारदातें आई। जो भी कश्मीरी पंडित क्लस्टर कॉलोनीज थी विद इन द सिटी, वहाँ पर ये लूट मार हो गया, और कश्मीरी पंडित्स वर लिटरली रिड्यूस्ड एज पॉपर्स। तो ये इसकी असल में कहानी है। लेकिन
यहाँ पर एक जो आर्ग्यूमेंट आता है, एक आर्ग्यूमेंट जो लोग बताते हैं, जो हिस्टोरियंस बताते हैं, खास तौर पे जो मुस्लिम हिस्टोरियंस बताते हैं, वो बताते हैं कि ये एक स्पॉन्टेनियस अपराइजिंग था। लेकिन जो कुछ वारदातें पहले हुई है, मुझे नहीं लगता है कि ये स्पॉन्टेनियस अपराइजिंग थी, क्योंकि 13 जुलाई को बताते हैं कि स्पॉन्टेनियस अपराइजिंग हुई थी, जिसमें वहां पर लूटपाट हो गया और 3 कश्मीरी पंडित मारे गए और 163 घायल हो गए, ये रिकॉर्ड है। लेकिन जहां तक हमारा मानना है, जो ओरल हिस्ट्री बताती है और जो बाकी डॉक्यूमेंट्स बताते हैं, ये ऐसा नहीं हुआ है। ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड थॉट प्रोसेस था। वो कैसे था? 1910 में एक मेमोरेंडम महाराजा को दिया जाता है कश्मीरी पंडितों की तरफ से कि साहब, हमें एप्रीहेंशन है, कहीं हमें लूटपाट न कर दे, कहीं हमें मार न दे, और हमें ये बहुत ऐसे लग रहा है। ये एक 1910 में एक मेमोरेंडम गया और उसके एग्जैक्ट 20 साल के बाद 1931 में ऐसे हुआ। और फिर ऐसे ही 1929 में एक छोटी कश्मीरी पंडित लेडी, एक ओरल हिस्ट्री बताती है, जिसका नाम दुर्गी देवी था। उसकी डेड बॉडी कश्मीर जो करण नगर है, करण नगर नाला में निकली डेड बॉडी। तो उसको भी एट्रीब्यूट किया जा रहा है कि ये कश्मीरी पंडितों को स्केयर करने की एक कोशिश की गई थी। और जिस वक्त 13 जुलाई को 1931 में ये वारदात हुआ, उससे 1-2 दिन पहले गव कदल में एक मीटिंग हुई थी, और जहां पर यह बताया गया था कि हमें जेल में कैसे हमला करना है, हमें जेल में कैसे जाना है। और वर्ड टू वर्ड, घर घर जाके उन्होंने लोगों को बताया कि भाई आप लार्ज नंबर्स में आइए, हमें वहां पर जाना है और कल हमें ऐसे करना है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट की इसमें स्पॉन्टेनिटी थी, ये डिफीट हो जाता है, क्योंकि इट वाज ए वेल प्रिपेयर्ड इवेंट कि हमें ऐसे करना है। वैसे भी स्पॉन्टेनियस हो नहीं सकता, इतनी कोऑर्डिनेशन चाहिए सब एक जगह इकट्ठा होने के लिए। जैसे दिल्ली में प्रोटेस्ट हुए थे, कह रहे ये स्पॉन्टेनियस, तो स्पॉन्टेनियस हो नहीं सकता। यू हैव प्लान्ड, कहाँ से आओगी, किधर से जाओगी, तो जेल तक भी पहुंचना, तो दे हैव प्लान्ड, दे मस्ट हैव प्लान्ड। नहीं, ऑब्वियस ने बताया, गव कदल में एक बाज़ाब्ता मीटिंग हुई थी, एक दिन पहले मीटिंग हुई थी कि हमें कैसे 13 जुलाई को ये जो है, ये हमें काम करना है, हमें क्या करना है। लोगों को घर घर अपील की गई, लोगों को कि भाई आप आइए, बाहर आइए और हमें ऐसे ऐसे करना था। फैसला हो रहा है। 13 जुलाई को हियरिंग होनी थी। That's what I'm trying to tell you. That is why they chose that. हाँ। तो मुझे एक चीज समझ नहीं आई इसमें, आप कह रहे हैं कि ये सब बटों को क्यों, मतलब बटों ने इसमें क्या कह रहा हूँ, उनके साथ क्यों नहीं है? देखिए, हाँ, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बटों के साथ ही क्यों। जैसे अगर आप इतिहास देखेंगे कश्मीर का, पिछले 1000 साल से कश्मीरी पंडितों के साथ प्रोसिक्यूशन हुआ है। सबसे पहले 1300 में जो मुस्लिम रूल आया, वो लगभग 500 साल का रहा, और उसमें क्या हुआ? डिमोलिशन ऑफ हिंदू स्टेट। डिमोलिशन ऑफ हिंदू स्टेट, कश्मीरी पंडितों के साथ प्रोसिक्यूशन हुआ, और इस प्रोसिक्यूशन चलते हुए कन्वर्शन हो गए, और कन्वर्शन के होते हुए वहाँ पर डेथ्स भी हो गए। जो लोग इस चीज़ को नहीं मानते थे, उनको मार भी दिया। मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण दे दूंगा। एक निर्मल कंठ हुआ करते थे, ही वॉज ए कश्मीरी पंडित एक्टिविस्ट। तो कश्मीरी पंडित उनके पास गए, उन्होंने उसको बोला कि भाई हमने क्या किया, हमने तो कुछ भी नहीं किया, उसके बाद भी हम पे जुल्म हो रहा है। उन दिनों प्राइम मिनिस्टर मूसा रैना हुआ करते थे। मूसा रैना वॉज ए नियो कन्वर्ट, वो कश्मीरी पंडित होके मुसलमान बन गया था, और कश्मीरी पंडित का नाम उसका महेश रैना था, और वो मूसा रैना बन गया। इन्होंने एक मेमोरेंडम मूसा रैना को दे दिया कि भाई, बड़ा सॉफ्ट मेमोरेंडम कि भाई हम कुछ भी नहीं करते, हमारे साथ ये जुल्म रोक दिया जाए। और मूसा रैना ने क्या किया? मूसा रैना ने निर्मल कंठ को अरेस्ट करवाया along with his 800 followers and he saw to it that they perished to death. उसने ना इनको खाना दे दिया, ना पानी दे दिया, ना हवा दे दी, बस जेल में बंद करके, और वो लोग दे पेरिश टू डेथ। तो ये जो चीजें हैं, ये प्रोसिक्यूशन धीरे धीरे चल रहा था, और ये रजिस्टर हो गया, और प्रोसिक्यूशन की जो हदें पार हो गई, वो अफगान रिजीम में हो गई। जब मुझे एक, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, एक क्योंकि मेरे को मेन सवाल मुझे लगता है पूछ लेना चाहिए, याद आया मैं भूल जाऊंगा। हम ये जो वाक्य है बटलूट डे, इसको कहते हैं बटलूट डे कहेंगे, अरे इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? हाँ, ये बड़ा जरूरी है। देखिए, इसमें क्या, तो मेरे को मतलब वाक्य तो कोई भी जाके पढ़ लेगा, बट व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट? yes, there is a need
देयर इज अ नीड। वो क्यों नीड है? क्योंकि इट हैज़ रिमेन्ड कंटेस्टेड। क्योंकि जो 13 जुलाई इसको योम शुहदा के नाम से मुसलमान जो कश्मीर के मानते थे, और 13 जुलाई वाज ए मार्टियर्स डे। स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया था 13 जुलाई मार्टियर्स डे, और उसको वो योम शुहदा जाते थे, और जहाँ पर उन 22 लोगों को दफनाया गया था वहाँ पर वो उनको फूल वगैरह देते और स्टेट हॉलिडे हुआ करता था। लेकिन जबकि फैक्ट ये है कि हम इसको कश्मीरी पंडित मानते थे बटरलूट डे, क्योंकि इस दिन डिस्ट्रैक्शन हो गई है। जैसे मैंने पहले भी बताया, महाराजगंज वाज एन इकोनॉमिक हब ऑफ कश्मीर। इकोनॉमी जो भी कश्मीर की, जो भी ट्रेड होता था, ट्रेड महाराजगंज से, और वहाँ पर सब वो उनके जो बही खाते वगैरह थे सब सड़क पे आ गए थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ लूट की गई थी। वैसारनाग में कश्मीरी पंडित क्लस्टर था, उनकी प्रॉपर्टीज़ लूट की गई थी। और जैसे मैंने शुपियन में बताया, शुपियन में भी ऐसा हुआ था, तो ऐसे ऐसे हो गया था। और नंबर 1 पॉइंट हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि जो हिस्टोरियंस है, खासतौर पे जो मुस्लिम हिस्टोरियंस है, उन्होंने इसको प्रेजेंट किया है एज ए योम शुहदा, और जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज कर दिया था, और उन्होंने 13 जुलाई को छुट्टी रखी थी, स्टेट हॉलिडे। उसके बाद जब 2019 के बाद यहाँ पर चेंजेस हो गई, आर्टिकल 370 हटा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये हटाया 13 जुलाई योम शुहदा से फ्रॉम द लिस्ट ऑफ हॉलीडेज। नाउ इट्स नॉट ए हॉलीडे इन द स्टेट ऑफ J&K। नंबर एक। और नंबर 2, जिस जनरेशन से आज हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, आपकी जनरेशन से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, आपका कनेक्ट कश्मीर की हिस्ट्री से नहीं है, आपका कनेक्ट कश्मीर की परसिक्यूशन हिस्ट्री से नहीं है। कश्मीर की हिस्ट्री है अबाउट परसिक्यूशन, ब्लडशेड, और जो कश्मीरी पंडितों ने खोया है, इसके बारे में यू हैव नो कनेक्ट, यू हैव नो आइडिया। और आज की डेट का जो ये आज हम जो संवाद कर रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं, ये इन्हीं 2 चीज़ों पे है कि हम एक तो हम कश्मीर की जो आज की जनरेशन है इसको कनेक्ट कर दे विद द परसिक्यूशन हिस्ट्री ऑफ कश्मीरी पंडित, और दूसरा ये कंटेस्टेड रहा है, और इस कंटेस्ट को जो हम इसके कॉबवेब से, जो इसका बाकी चीज़ें उसको दूर करके हम इसको एज इट इज़, ये क्या था वो प्रेजेंट करें। उसमें ब्रेक चलते जा रहा है ना, ठीक है। सर, तो मुझे क्योंकि मैंने बीच में काट दी थी बात, मैंने लास्ट ही पूछ रहा था कि कश्मीरी बटों को भी क्यों यस। देखिए, कश्मीर पिछले 1 साल से इट इज़ ऑन द रोड ऑफ इस्लामाइजेशन। 1000 साल पिछले 1000 साल से, ऑलमोस्ट 1300 से ये सिलसिला चल रहा है, लगभग 7-8 साल से ये टुवर्ड्स इस्लामाइजेशन। पहले 500 साल जो मुस्लिम रूल था, उसमें ट्रांजिशन कंप्लीट हो गया, जो कश्मीरी पंडितों को कन्वर्ट किया, इस्लाम किया, और इस्लाम को वहाँ पर जो मुस्लिम एक एंटिटी को जन्म दे दिया, हिंदू स्टेट को डिमोलिश कर दिया। फिर दूसरे 500 साल आते हैं, जिसको हम शाहान मुगलाई कहते हैं, और फिर जिसको हम 500 साल के बाद लगभग 1.5 साल अफ़गानिस्तान का राज रहा, जिसको हम शाहान दुरानी कहते हैं, दुरानी। और उससे पहले का जो था, जो हिंदू हिस्ट्री ऑफ कश्मीर है, उसको हम राजतरंगिणी के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ें, ये काम बिल्कुल सिस्टमिक हिसाब से चलता गया, और इसमें एक मानसिकता आ गई। जैसे आपने बुद्ध शिकन का नाम सुना होगा। बुद्ध शिकन क्या मतलब है? बुद्ध शिकन मीन्स आइडल डिस्ट्रॉयर, जिसने आइडल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, और एक एंटी हिंदू फीलिंग वहाँ पर धीरे धीरे जल रही। और उन दिनों एक जो 1900s की मैं बात कर रहा था, जब मैंने 1910 की बात की, जब मैंने दुर्गी देवी की बात की, तो उसमें एक चीज़ जो बड़ा कॉमन था वो ये था कि दैट देयर वाज ए ग्रोइंग सेंटिमेंट अगेंस्ट द महाराजा किंग, महाराजा हरि सिंह। और ये जो ग्रोइंग सेंटिमेंट, एक कश्मीरी पंडित जो था, एक सिंबॉलिक प्रेजेंस उनको लगता था कि अगर हम महाराजा को हमें हर्ट करना है तो हमें कश्मीरी पंडितों के साथ यहाँ पर ये चीज़ें करनी है। क्योंकि ऐसा उनके दिमाग में डाल दिया गया था लोगों के कि कश्मीरी पंडित ने आपकी नौकरियां खा ली है, कश्मीरी पंडित मैक्सिमम एम्प्लॉय है, और दूसरे जो अफसर लोग हैं वो भी एम्प्लॉय है, बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी में भी हिंदू है, जुडिशरी में भी हिंदू है, सिविल सर्विसेज में भी हिंदू है। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट था वो था लिटरेसी। लिटरेसी रेट कश्मीरी पंडित्स में हमेशा ज़्यादा रही है।
और जो लिटरेसी रेट कश्मीरी मुस्लिम्स में कम रही है, और उसी का कंसेशन देते हुए, जैसे मैंने बताया, महाराजा हरि सिंह पर्सनल जो स्टेट स्कॉलरशिप्स पे मुस्लिम लड़कों को बाहर भेजते थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हायर स्टडीज़ के लिए, वो इसलिए क्योंकि इनकी लिटरेसी रेट बढ़ जाए और इनको स्टेट्स में शेयर मिले। और ये एक एंटी कश्मीरी पंडित और एंटी हिंदू सेंटिमेंट वहाँ पर लग गया। वो इसलिए लग गया कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, क्योंकि हमारी पार्टिसिपेशन सर्विसेज में नहीं है, हमारी पार्टिसिपेशन बाकी चीज़ों में नहीं है, इसलिए कश्मीरी पंडित टारगेट्स बने हमेशा। बेसिकली कम्युनलाइजेशन हो गया है। एब्सोल्युटली, इट वाज अ कम्युनल राइट, इट वाज अ कम्युनल राइट। जो ये बेसिकली अब वो मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ था। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और दूसरा साइड इस कहानी का है, और भी थी ये हम डिस्कस कर रहे हैं वेकफील्ड जो एब्सोल्युटली, मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, वेकफील्ड उस वक्त पुलिस मिनिस्टर था। वेकफील्ड वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर। क्या पूरा नाम था इनका? इनका पूरा नाम वेकफील्ड है। वेकफील्ड हाँ। बट थे क्या? नहीं, ही वाज ब्रिटिशर, ये अंग्रेज ना। नाम की ओके। तो वेकफील्ड वहां पर उस वक्त प्राइम मिनिस्टर का काम कर रहे थे, संभाल रहे थे। और जिस वक्त 13 जुलाई हुआ, उस वक्त वेकफील्ड का रोल काफी डाउटफुल रहा है। और पोस्ट राइट्स के बाद महाराजा हरि सिंह ने उसको हटा भी लिया। ही रिमूव्ड हिम फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टरशिप। उस वक्त सबसे पहले कहते हैं कि डैमेज काफी हद तक कंट्रोल हो जाता अगर वेकफील्ड टाइमली एक्ट करता। वेकफील्ड ने टाइमली एक्ट नहीं किया। वो महाराजगंज पहुंचे हैं 3 बजे, जबकि मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन हो गई। और ये भी कहते हैं कि जो आईजीपी पुलिस था उस वक्त, आईजीपी पुलिस ने वेकफील्ड को बताया था कि भाई आप हमें आर्मी भेजो, हमें बाकी चीज़ें भेजो, हम यहाँ पर डैमेज कंट्रोल। उसने नहीं भेजा। और कहते हैं कि फिर आर्मी आई एट द बेहेस्ट ऑफ महाराजा। महाराजा की आर्मी काफ़ी पहले पहुंच गई रादर देन वेकफील्ड। तो इसमें जो सारे क्रम में ये बताते हैं कि देयर वाज टोटल इनएक्शन ऑन द पार्ट ऑफ वेकफील्ड। और ये भी कहते हैं कि वेकफील्ड जब उसके बाद बाकी कार्रवाई हुई, स्टेट ने इन कल्प्रिट्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया जिन्होंने ये कांड किया था, तो उस वक्त भी कहते हैं कि वेकफील्ड ने किसी को बोला था कि हम किसी का सामान लौटाने का जरूरत नहीं है, जो लूट गया हो गया, आप रख लो, वो ऐसे मत कर लो। और उसके बाद 2 ब्रिज जलाए गए। और आईजी पे जब उसके बाद कमीशन लगा, वहाँ पर बजौर कमीशन लगा, काफ़ी कमीशन लगा कि ये देखने का भाई कि ये क्या हुआ क्या। तो उस वक्त उस कमीशन में जो बोला है आईजीपी पुलिस ने बोला कि ये ब्रिज जो उन्होंने जलाए दो, ये बच जाते। मैंने वेकफील्ड को बोला था कि भाई आप आर्मी भेज दीजिए, जल्दी भेजिए कि यहाँ पर ऐसे होने का खतरा है, लेकिन उसने नहीं भेजा। तो इसके चलते हुए ये समझ में आता है कि जैसे ओरल हिस्ट्री हमारे पास अवेलेबल है और जो बाकी रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल है, तो उनकी धारणा से उनसे यही पता चलता है कि वेकफील्ड का रोल काफ़ी डाउटफुल रहा है। और अगर वेकफील्ड टाइमली उस वक्त एक्ट करते तो डैमेज मिनिमाइज हो सकती थी। और इसी के चलते हुए महाराजा ही लॉस्ट द टोटल ट्रस्ट ऑन वेकफील्ड एंड आफ्टर फ्यू वीक्स वेकफील्ड वाज डिसमिस्ड फ्रॉम हिज प्राइम मिनिस्टरशिप और दूसरे प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया उस वक्त। एक चीज मुझे जाननी इसमें कि जब ये वाकया हुआ होगा, तो जितने भी पंडित थे वो कैसे हाउ दे फंक्शन कैसे कर पा रहे थे इसके बाद, क्योंकि जब इतना सब साथ उनके सामने हो गया और पड़ोसी नहीं किया है। 1990 का एक्सोडिस तो इज अ वेरी फ्रेश एपिसोड। 1931 जब इतना कम्युनल मुझे लगता है उतना नहीं हो, इन्वर्ट हो, बाहर नहीं होगा इतना, तो वो कैसे फिर उसके बाद देखिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट 2 चीज़ें हो गई। एक तो परसिक्यूशन कम्प्लेक्स कश्मीरी पंडित में आ गया, और दूसरा इनसिक्योरिटी आ गया, और तीसरा थ्रेट परसेप्शन आ गया। ये 3 चीज़ें उसमें घर कर गई और इसको ऐड कर दिया। उस वक्त फिर 31 के बाद, इस वाक़या के बाद, जो महाराजा का ग्रिप ऑन कश्मीर, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रिप, वो कमज़ोर हो गया। उसमें काफ़ी चीज़ें हो गई, जैसे एक माधव कोल शुपियान में थे, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट थे, किसी को अरेस्ट कर दिया गया था तो वहाँ पर मॉब आए तो उन्होंने मॉब लिंचिंग कर दिया, माधव कोल को मार दिया वहाँ पर।
और ऐसे में चलते हुए एंटी कश्मीरी पंडित सेंटिमेंट काफ़ी बढ़ने लगा, और इसको ऐड कर गया वहाँ पर शेख साहब ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का गठन कर दिया उन्होंने। और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो आज की नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इसका मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को फिर इन्होंने नाम दे दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस। लेकिन अगर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का आप मैनिफेस्टो देखेंगे तो उसमें बड़ा क्लियरली लिखा था, तो ये जो मुस्लिम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, टू प्रोटेक्ट द मुस्लिम इंटरेस्ट। तो ये जो है, इसके चलते हुए और भी इनसिक्योरिटी हो गई। लेकिन उस वक्त हमारे पास काफ़ी बुद्धिजीवी थे। सुनने में आया जैसे जियालाल कलम साहब, वो जज साहब थे, बाकी सब लोगों ने, इन्होंने धीरे धीरे एक आश्वासन दे दिया कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को। और इसी के चलते हुए सनातन धर्म युवक सभा आई, वहाँ पर एक कश्मीरी पंडित ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज हो गई। इट वॉज एन ऑफशूट ऑफ कि व्हाट हैपेंड इन जुलाई 1931। कम से कम एक आवाज़, एक वॉइस दे दे कश्मीरी पंडित सेंटिमेंट्स को, एक वॉइस दे दे कश्मीरी पंडित्स को। और वो भी साइड बाय साइड चलनी, उसने भी बहुत अच्छा काम किया, उसका भी बहुत अच्छा एक किरदार है। तो इसके चलते उसके साथ काफ़ी बुद्धिजीवी जुट गए, और जिन्होंने इस चीज़ को संभाला और एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस कश्मीरी पंडितों को दे दिया कि भाई आप रहिए। ये 31 तो मेरे ख्याल इस वक्त मुस्लिम लीग का गठन हो चुका था, इससे खेल ही हो गया था। देखिए हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग का जब, देखिए दिस इज दैट टाइम ओनली। देखिए, हिंदू महासभा या मुस्लिम लीग का लिंक हमें इसके साथ नहीं करना है। लेकिन कश्मीरी पंडित्स को क्यों स्केपगोट बना रहे हैं? मैं भाई मैंने तो बताया ना आपको, मैंने तो बताया क्योंकि एक मुस्लिम माइंड के दिमाग में डाल दिया गया था। आपकी नौकरियां खाई है इन्होंने, सिविल सर्विसेज में हिंदू है, जुडिशरी में हिंदू है, पुलिस में हिंदू है। ये ब्रिटिश इनके दिमाग में डाल रही है, ये खुद ही दे हैड स्टार्टेड। देखिए, ब्रिटिश तो कॉन्स्पिरेसी थी। हाँ ठीक है, ब्रिटिश का कॉन्स्पिरेसी था टू वीकन महाराजा, क्योंकि महाराजा ने प्रो इंडिया स्टैंड लिया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, वो तो था, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो लाहौर में नॉन कश्मीरी मुस्लिम्स थे, उनका प्रेस वो बड़ा एग्रेसिव प्रेस था, और उस एग्रेसिव प्रेस ने काफ़ी मीडिया कैंपेन किया अगेंस्ट महाराजा, और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कश्मीर अंदर जाता। और फिर उसके बाद महाराजा ने बैन कर दिया बाकी जो बाहर की पब्लिकेशंस है। और इसमें जो बड़ा अहम किरदार किया, जैसे मैंने पहले ओपनिंग रिमार्क्स में बोला, वो तो रीडिंग रूम पार्टी थी। और जो रीडिंग रूम पार्टी जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुई, रीडिंग रूम पार्टी के जो मेंबर्स थे वही उसके फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मोस्ट ऑफ द मेंबर्स केम फ्रॉम रीडिंग रूम पार्टी। और ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस फिर धीरे धीरे इसमें पकड़ मजबूत कर दी कश्मीर में। और ये सेंटिमेंट रहा, ये सेंटिमेंट अब तक नहीं गया। और इसी सेंटिमेंट के चलते हुए 1990 में देयर वाज टोटल अपरूटिंग ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन। What is the way forward? What are we expecting anything from the state government? या is there a resolution हमारा among Kashmiris जो हमें मेंटेन करना है आगे जाने के लिए? देखिए, हमारी एक्सपेक्टेशंस आज की डेट पे कुछ भी नहीं। पिछले 36 साल से हम एक्सोडस में है, एग्जाइल में है, और एक्सपेक्ट करना स्टेट गवर्नमेंट से या एक्सपेक्ट करना सेंट्रल गवर्नमेंट से, मुझे नहीं लगता हमें कोई उम्मीद रखनी चाहिए। और इसके चलते हुए जो आज का जो एक्टिविज्म है, कश्मीरी पंडित एक्टिविज्म है, इट इज़ बीइंग रन बाय हार्डकोर एक्टिविस्ट जो पिछले 36 साल से ग्राउंडेड है। और वो फिर गिने चुने लोग हैं, 20-25 लोग हैं, 10-15 कश्मीर में, जम्मू में सॉरी, और 10-15 दिल्ली एनसीआर में, और 2-5 बॉम्बे में, 2-5 पुणे में। तो ये जो है, ये दायित्व, ये हार्डकोर एक्टिविस्ट कश्मीरी पंडित की, ये दायित्व इन पे है कि हमारा वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। वे फॉरवर्ड में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दैट वी शुड नेवर लीव आवर लैंड ऑन कश्मीर, ठीक है ना। और नंबर 2, हमें ये चीज़ तय करना होगा कि कश्मीर के साथ हम अपना कनेक्ट कैसे री एस्टैब्लिश करें, कैसे स्ट्रेंथन करें। क्योंकि बिफोर हम सोचेंगे कि हम रिहेबिलिटेशन करेंगे या बाकी चीज़ें करेंगे, वो तो दैट इज़ अ टॉल ऑर्डर। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हो सकती है, वो उसमें सबसे पहले कश्मीर कनेक्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ रीअफर्म करनी चाहिए हमारी
भाई ये हमारा लैंड है और वी विल नॉट अलाउ इट। और उसके चलते हुए कुछ चीज़ें हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। जो हमारे इम्पॉर्टेंट श्राइन्स है, जो हमारे टेम्पल्स है, जो हमारे कल्चरल सेंटर्स है, इनकी नई नई मैनेजमेंट कमिटीज़ बन गई है, इनके नए लोग आए हैं, वो रेगुलरली हर साल वहाँ पर अपनी कम्युनिटी को लेके हवन करते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर इंश्योर करते हैं कि जो लोकल मुस्लिम पॉपुलेशन एब्सोल्युटली इन अ पॉजिटिव वे। तो अभी आप देख लीजिए ज़ीचेयर है, अभी हाल ही में मैं गया था वहाँ पर, कश्मीर में गया था, जून में गया था, हमारी एक कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पर। तो वहाँ पर हम पोखरेबल में रहते हैं। पोखरेबल सेंट्रल जेल के बिल्कुल पीछे है, एक मंदिर है, वहाँ पर उन्होंने एक यात्री भवन बनाया है जिसमें 8-10 कमरे, वंडरफुल ब्यूटीफुल। ऐसे ही आप किसी गांव में जाए, टिक्कर जाइए फॉर एग्जांपल, टिक्कर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर फॉर कश्मीरी पंडित्स। तो वहाँ पर उन्होंने यात्री भवन बनाए और सब सुविधा वहाँ पर रखी है लोगों को रहने के लिए। जुलाई के बारे में द वे फॉरवर्ड वी आर रिकॉग्नाइजिंग इट नाउ कि अरे कोई जो भी वो नाम ने रखा है मुस्लिम योम शोदा, योम शोदा, ये कुछ ऐसा है नहीं। राइट दिस इज अ बॉलीवुड डे। राइट। अगर हम इसको नॉर्मलाइज मतलब हिंदी में इसको अगर ट्रांसलेट करें तो क्या बोलेंगे कि कश्मीरी पंडित लूट डे। कश्मीरी पंडित लूट डे is on 13 July 1931 it Right. happened. Right. हर 13 जुलाई को हम ये बिल रिकॉग्नाइज करते हैं। बिल्कुल रिकॉग्नाइज नहीं, एक्नॉलेज करते हैं। इवन फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब जुलाई 13 योम शोदा की छुट्टी कैंसल कर दी, स्टेट हॉलिडे लिस्ट से निकाल दिया, गैजेट से निकाल दिया उसको, तो इसका मतलब ये है कि दैट इट इज़ नॉट योम शोदा इन एक्चुअलिटी, ये दूसरी कहानी है। और विदाउट एक्नॉलेजिंग बट लूट डे, बट दे हैव एक्नॉलेज्ड इट दैट इट इज़ नॉट योम शोदा, इट इज़ नॉट ए मार्टियर्स डे। तो ये जो इंफॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आती है, ये हमारा केस स्ट्रांग करती है, इसको स्ट्रेंथ देती है, इसको क्रेडिबिलिटी देती है। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी हम ही ने बताया है ना, ये पुश कर करके नैरेटिव हमने, देखिए हम तो अपनी बात तो कह ही रहे हैं, हम तो कई सालों से कह रहे हैं, पिछले 50-60 साल से हम ये कह रहे हैं। लेकिन जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो आर्काइव्स है, जो आपके उस वक्त के अखबार हैं, जो उस वक्त की पॉलिटिकल कमेंट्री है, वो सारे स्टेट आर्काइव्स में अवेलेबल है। और जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन ले लिया, वो थोड़े आपके और मेरे कहने पे ले लिया, वो उन्होंने जो आर्काइव्स, जो मटेरियल, रिटन मटेरियल अवेलेबल है, उसी मटेरियल को स्टडी करके उन्होंने एक स्टेप ले लिया। और ये बहुत अच्छा स्टेप ले लिया कि भाई इस दिन को जो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया एज मार्टियर्स। तो ऐसा कह सकते हैं हम कि ये एक फेक न्यूज थी जिसको हम कॉम्बैट कर रहे हैं। फेक न्यूज़ तो नहीं कह सकते हैं, फेक न्यूज़ नहीं कह सकते हैं, ये एक परसेप्शन बिल्ड हुआ था। देखिए हर किसी चीज़ को किसी पॉइंट तक लाने के लिए, फॉर एग्जांपल एक परसेप्शन बिल्ड हो गया पिछले पोस्ट 1947 से, कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। पाकिस्तान आज भी कहता है कश्मीर को इट्स एन ऑक्यूपाइड टेरिटरी। तो ये जो ये परसेप्शन है, ये परसेप्शन में इमोशनल ब्लैकमेल था, इस परसेप्शन में एक एंटी हिंदू कंपोनेंट था, और इस परसेप्शन बिल्डिंग में ये था कि भाई आपके साथ इनजस्टिस हुई है, आपके साथ नाइंसाफी हुई है। और ये नरेटिव चला और खूब चला ऑलमोस्ट फॉर 80-90 ईयर्स, जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेप इन नहीं कर दिया। तो इसको ये जो ये परसेप्शन बिल्ड हुआ था, इसने काफ़ी नुकसान, और इस परसेप्शन बिल्डिंग से 1990 भी किसी हद तक इन्फ्लुएंस हुआ है, जो हमारा एक्सोडस 1990 में हुआ। आई थिंक लिटमस टेस्ट ही था उनके लिए भी, ऑब्वियसली, क्योंकि 1930, जैसे मैंने ओपनिंग रिमार्क्स में बोला, 1931 चेंज द फेस ऑफ कश्मीर परमानेंटली। एक चीज मुझे इसमें जाननी थी, कितना प्रॉपर्टी डैमेज किया हुआ है इनने कुछ? देखिए उस वक्त का जो प्रॉपर्टी डैमेज है उसका, इट वाज अ वास्ट स्केल, एक्सटेंसिवली मैंने बताया ना, पीपल वर पॉपुलराइज्ड ओवरनाइट पीपल वर पॉपुलराइज्ड एक्सटेंसिवली। उसका ब्यूरो आया था, उसका बिल्कुल आया था कि कहाँ कितना नुकसान हुआ। वो डाटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बट इट हैड कम, इट इज़ रिकॉर्डेड इन द हिस्ट्री कि कितना, इट वाज एन एक्सटेंसिव डैमेज, इट कोई छोटी मोटी डैमेज नहीं थी। मतलब ये लोग बेसिकली व्हाट आई कैन थिंक इज
they wanted to punish the state through us. Is my क्योंकि एंटी हिंदू ट्रांसलेट्स टू एंटी इंडिया ऑल्सो. ये बेसिकली स्टेट को पनिश नहीं करना चाहते थे जितना महाराजा को करना चाहते थे, क्योंकि इट वाज बीइंग सीन एज ए हिंदू स्टेट. जैसे मैंने बताया आपको 2-3 बार, तो मैंने इसमें बताया कि दैट इट वाज हिंदू रूलर एंड मुस्लिम सब्जेक्ट. सो इसको देखते थे एज हिंदू स्टेट. और जब इस चीज को डिमोलिश कर दिया उन्होंने, तो एक दीवार बहुत बड़ी खड़ी हो गई जम्मू और कश्मीर के बीच में. तो वहां पर एक सेंस ऑफ एलिनेशन जम्मू में रह गया, क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि भाई ये कैसे हुआ, क्या हुआ, तो इसके चलते हुए सबसे पहले हमें ये आता है कि ये परसिक्यूशन हिस्ट्री कहाँ से और कैसे शुरू हो गई, क्यों शुरू हो गई. हाँ, ये बहुत नैरेटिव तो मैं भी ट्विटर पे देखता हूँ, बहुत लोग लिखते हैं कि डोगरों ने पहले मुस्लिम्स को बहुत मारा है, तभी उन्होंने वापस अटैक किया है. ये जो चीजें हैं, हाँ, उस वक्त काफी बातें चलती, जैसे होली कुरान का उन्होंने जिक्र किया है कि भाई जम्मू में होली कुरान का बेहुरमती हो गई थी. ऐसा कुछ नहीं है. और वहां पर जो नरेशन आया तो उसमें क्या आया. और दूसरा, वो कोई मौलवी साहब खुतबा पढ़ रहे थे वहां पर, तो उसको डिनाई कर दिया कि खुतबा आपने क्यों किया. हालांकि उस पुलिस इंस्पेक्टर को सस्पेंड भी कर दिया गया, लेकिन उसका जो ब्यौरा लेखा जोखा आया है वो कोई दूसरी ही कहानी बताता है. तो ऐसे में जो ये डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन हो गई, ये डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन भी इसमें ऐड कर गई, इस जुलाई 13 का जो एग्रेशन था. तो दैट इज हाउ दे वांटेड टू टीच द हिंदूज अ लेसन. और उसमें कश्मीरी पंडित उस जद में आ गए, क्योंकि कश्मीरी पंडित वर द हिंदू फेस ऑफ कश्मीर. मतलब एंटी हिंदू ट्रांसलेट्स टू एंटी इंडिया उनके लिए. नहीं, उस वक्त तो एंटी इंडिया फीलिंग तो नहीं थी ना, वो तो 47 के बाद आ. उस वक्त तो एंटी महाराजा फीलिंग थी. ठीक है, समझ गया. वही मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन था. इसके लिए हम इस बारे में बात कर रहे हैं. मुझे पता तो नहीं था इसके बारे में, पर आइडिया था, लेकिन एग्जैक्ट बहुत कंफ्यूजन मुझे भी था. Hopefully people will realize now in नहीं, ऑब्वियसली वो कंफ्यूजन इसलिए रहता है कि जिस वक्त की ये कहानी है उस वक्त मीडिया इतना नहीं था. जिसको मार्टियर डेपी बोलते हैं. एब्सोल्युटली, योम शोदा उसको बोलते थे. और उस वक्त प्रिंट मीडिया उतना नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं. आज इस वक्त इसलिए उनकी बातें होती है कि आज के पास आपका अवेलेबल है, प्रिंट मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है, कम्युनिकेशन चैनल्स बहुत स्ट्रांग है, तभी जाके ये बातें उठती है और हम बात करते हैं इस बारे में. ठीक है सर. Anything that you want to say? Yes. Want to highlight about this? यस, जैसे मैंने कहा कि ये जो हमारे साथ ये त्रासदी हुई है, ऐसे कई उदाहरण है. एक त्रासदी हुई थी 1950s में, जब लैंड टू टिलर्स एक्ट हो गया और मोस्ट ऑफ द हिंदूज वर पॉपुलराइज्ड बिकॉज ऑफ दैट. और 1967 में जब परमिशनरी एजिटेशन हुआ, तो कश्मीरी पंडित्स लॉस्ट मेनी ब्रेव हार्ट्स. और इतना एट्रॉसिटीज हो गए, इतना जुल्म हो गया उस वक्त भी. हालांकि यहाँ तक कि वहाँ पर वाई चौहान उस वक्त होम मिनिस्टर हुआ करते थे, उसकी आवाज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुँच गई और होम मिनिस्टर साहब भी डैश करके गए और उन्होंने भी उस वक्त इंटरवीन कर दिया. और 1986 का राइट्स, और फिर 1990 जो इसमें जो हिस्ट्री ऑफ परसिक्यूशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स थे. मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपकी जनरेशन है, जिसको हम जनरेशन जी के नाम से पुकारते हैं, उनको हिस्ट्री ऑफ परसिक्यूशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए, और ये मान के चलना है कि हम कश्मीरी हैं, हम भारतीय हैं, लेकिन कश्मीर के साथ हमारा रिश्ता जो है उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए. We will, जो आपने किया हम मैराथन रिले आगे लेके जाएंगे. थैंक यू Thank you for coming. Thank you. so much, Aditya. God bless you. This thing. Okay.